नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने आपके लिए दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर, जिसके अंदर हम सामाजिक विज्ञान की डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठे, ताकि एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपको दी जाए वो आप राइट डाउन कर सकें। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो डिस्कशन हम हर ऑप्शन करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे दी जाएगी। और इसके जो भी पेडागोगी के या मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके डायरेक्ट आप को आंसर बता दिए जाएंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना बन पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों, मतलब ब्लॉक जो पर्वत है, मतलब कई बार आपको हिंदी समझ नहीं आएगी तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन ज़रूर आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आप देखेंगे तो ये आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे आप ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है ये आपसे अब पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता हो टाइप्स ऑफ माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई हमें वही पता नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि भाई कितने तरह के। पहला है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मतलब ऐसे माउंटेन होते हैं जो, मतलब जैसे ये एक देखिए यहाँ से देखते हैं, एक मिनट, ये है रफ पेज। ओके, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, जैसे ये इस तरह से जो माउंटेन बनेगा, यानी कि साइड में बड़े माउंटेन है, बीच में थोड़ा सा माउंटेन क्या है, धंस गया है, नीचे की तरफ चला गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब ब्लॉक माउंटेन इसको हम बोलेंगे। और जो ये धंसा हुआ पार्ट इसको हम कहेंगे रिप्ट, इसको बोलेंगे रिप्ट घाटी भी इसको बोलते हैं, रिप्ट घाटी। तो इसको रिप्ट घाटी बोलते हैं। तो ये है, इसके कुछ एग्जांपल हैं, अभी बताएंगे आपको। तो सेकंड जो नंबर पे आता है वो होता है अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वत, यानी कि ऐसा पर्वत जो मतलब धीरे धीरे किसी ना, मतलब मान लीजिए एक पर्वत है जो अपर्दन क्रियाएं हुई है, यानी कि वहाँ पे डिपॉजिट आके जमा होते गए हैं, धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ गई है। तो उस तरह का कोई माउंटेन अगर बनेगा, यानी कि वहाँ पे डिपॉजिट आते रहेंगे, कुछ ना कुछ जमा होता रहेगा और धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, तो इस तरह का जो माउंटेन बनेगा उसको हम अवशिष्ट जो है पर्वत बोलेंगे। जैसे हमारा नीलगिरी है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के जंगल पहाड़ हैं, वो वाली जो माउंटेन है वो सारे के हैं अवशिष्ट के हैं। एक होता है संचित, अकुमुलेटेड, जिसे मतलब बोलते हैं। अकुमुलेटेड का मतलब होता है जो धीरे धीरे, जिसके अंदर ना मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, मतलब धीरे धीरे। अब अवशिष्ट और संचित आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन अवशिष्ट के अंदर क्या है, ये पर्वत की जो चट्टानें हैं ना, जो पर्वत है उससे ही टूट के जो अपरदन होके आए हैं और उससे जो पर्वत बना है उसको बोलेंगे। लेकिन जो संचित है, संचित के अंदर क्या है, मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, ठीक है ना, लावा है, लावा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो चीज़ें बनती रहती हैं और एक पर्वत का रूप ले लेती हैं। जब ऐसे बनते हैं तो इनको बोलते हैं संचित। संचित मतलब कोई चीज़ यहाँ आके संचित हुई है, यानी कि वहाँ पे इकट्ठी हुई, कुमुलेटेड हुई है। फिर आता है फोल्ड माउंटेन, यानी कि जैसे हिमालय पर्वत है, तो फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे माउंटेन। आप बुक जो होती है उसको अगर मोड़ते हैं पेज, तो आपको देखते होंगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का। तो इसको बोलते हैं वलित या फोल्ड माउंटेन। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा हिमालय, आल्प्स। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो तीन तरह के चार तरह के यहाँ पे आपको अब जो है ये अपने माउंटेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर आप, इसने कहा है कौन सा ब्लॉक माउंटेन है। तो ब्लॉक माउंटेन की जब ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हिमालय, हिमालय पर्वत कैसा है, ये तो वही फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अल्पेशियन पर्वत ये आपका अवशिष्ट टाइप का है। और यूराल पर्वत जो ये फोल्ड माउंटेन है, ये वोचेस जो पर्वत है ये आपका ब्लॉक माउंटेन है। और ये आपका कहाँ पे है, ये फ्रांस के अंदर है। कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ये कह रहा है कि जो चंद्रमा है उसका हम अर्थ से हमेशा देखते हैं। आप देखते होंगे कि चंद्रमा का जो है ना एक ही फेस दिखाई देता है, उस पर कुछ धब्बे दिखाई देते रहते हैं, तो वो एक ही फेस दिखाई देता है हमेशा। आप कहीं कहीं से भी अर्थ पे कहीं भी चले जाएं, किसी देश से देखें, उसका एक ही फेस आपको दिखाई देगा हमेशा। ऐसा क्यों? तो ये कहता है, पहला ये कहता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है। चंद्रमा, ये बिल्कुल सही कथन है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर यानी कि अपना जो एक्सिस है उस पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ये कह रहा है कि भाई चंद्रमा का एक तो हमें जहाँ से भी देखें हमारा एक ही फेस दिखता है, हमेशा कभी भी देख लो एक ही फेस दिखाई देता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है ना, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ जब चक्कर निकाल रहा है ना, ये जब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये 27 दिन लेता है और साथ में ये अपने एक्सिस पे भी ऐसे भी घूम रहा है लट्टू की तरह। तो जब ये अपने पे भी घूमता है, यहाँ पे भी घूम रहा है अपने आप और चारों तरफ भी घूम रहा है, तो तब ये उसमें भी 27 दिन लेता है। बिल्कुल ये दोनों क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प क्या है, यानी कि ये दोनों ही सही है भाई। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा 27 दिन पृथ्वी का जो चक्कर लगता है उसमें लेता है और 27 दिन ही वो अपने अक्ष पे जो घूम रहा है उस पे लेता है। और हमेशा पृथ्वी से हम कहीं भी चले जाए चंद्रमा का एक ही फेस देखता है, यही इसका कारण है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक फेस हमें दिखाई देता है। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा भाई, वो बनेगा ए और बी दोनों सही हैं और बी सही की व्याख्या ए की करता है। बिल्कुल ए की व्याख्या क्या कर रहा है, बी कर रहा है। चलिए ये बोलता है कि आप कायांतरित सेल, जिसको हम मेटामॉर्फिक सेल भी रॉक्स बोलते हैं, के बारे में ए बी सी कथन दे रखे हैं और उनमें से सही का चयन आपने करना है। पहले कह रहा है कि आग्नेय यानी कि इग्नियस और अवसादी सेडिमेंट्री जो है से जो रॉक्स हैं उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। सेकंड कह रहा है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो उच्च यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्ना बनाते हैं। संगमर एक कायांतरित सेल है। ये अब बता रहा है कि भाई इनमें से कौन सा सही है। भाई इसमें से तीनों ही सही हैं। क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताओ इग्निस रॉक्स क्या होते हैं। देखिए इग्निस रॉक्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भाई जब भी कोई मतलब जब भी आपका कुछ कार्य होता है तो सबसे पहले जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर से, मान लीजिए कोई मैग्मा निकल के बाहर आता है तो उससे हमारी क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है, यानी कि आग्नेय चट्टान बनती है। यानी कि ये मैग्मा या लावे के जमने से बनती है। जैसे बेसाल्ट है, ठीक है ना, बेसाल्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर पे जो आता है ना हमारा कि भाई कौन सी रॉक्स आती है, तो आती है अवसादी यानी कि जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री क्या होती है, ये अप्राकृतिक कारणों से या नेचुरली जो होते हैं, जो धीरे धीरे करके जो छोटी छोटी चट्टानें होती हैं तो किसी टूट फूटती रहती हैं और वो किसी एक स्थान पे आके जमा होती रहती हैं। तो जब ये एक जगह पे जमा होती रहेंगी तो इनकी एक परत सी बनती रहेगी और ये धीरे धीरे एक चट्टान का रूप ले लेंगी। ऐसी जब चट्टानें होती हैं ना जो टूट फूट से आके बनी है, वो सारी चट्टानें क्या होती हैं, अवसादी या सेडिमेंट्री टसानी चट्टानें इनको कहा जाता है। जैसे चूना पत्थर है, नमक की जो चट्टानें होती है वो है, सेल खड़ी है, ये सारी चट्टानें कैसी हैं, अवसादी। इसमें परत मिलती है, सबसे बड़ी बात है इसमें परत मिलती है। और जो जीवाश्म जो मिलते हैं हमें, जो जितने भी जीवाश्म बनेंगे जीव जंतु के वनस्पति के, वो इसी रॉक्स में मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर ही तो दबे होते हैं धीरे धीरे। और सबसे लास्ट वाला जो है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित सेल। कायांतरित का मतलब यह है कि जिसको ताप यानी कि टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर और जो केमिकल कंपोजिशन रासायनिक क्रियाएं हैं उनके कारण क्या होती है, आग्नेय जो इग्नियस है और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो इग्नियस है फिर उसके बाद है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है, ये इसमें भी चेंज हो जाती है। और लास्ट में जो ये है ना, अगर ज़्यादा इस पर प्रेशर और टाइप पड़ता है तो ये भी क्या समझें, मैग्मा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट। जब मैग्मा बाहर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चट्टाने का ना साइकिल बोलते हैं इसको, रॉक साइकिल इसको बोला जाता है। तो ये तीनों ही लाइन बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आग्नेय यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो प्रेशर अगर उन पर पड़ता है और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। जैसे संगमरमर है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, संगमरमर क्या है, बदला हुआ रूप है। तो जो मेटाफोरिक रॉक से कायांतरित सेल है वो भी क्या है, पिघलकर द्रवित मैग्मा बनती है और उसमें इग्नियस रॉक में बदल जाती है। संगमरमर क्या है, कायांतरित सेल है। बिल्कुल ये तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो उल्का पिंड है
जितने भी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो वायुमंडल किस परत पे आने में चल जाते हैं कि आप देखते होंगे ना। आप कई बार आपको देखा होगा कि आप बच्चे विश भी मांगते हैं कि तारा टूट गया भाई, ऐसा दिखाते हैं तारा टूटता हुआ कि विश मांग लो पूरी हो जाए। वो तारा जो है मतलब टूट नहीं रहा है, वो क्या है, तारे कभी नहीं टूटते हैं, तारे तो ख़त्म होते हैं, तारे कभी भी टूटते नहीं हैं। तो जब तारा नहीं टूटेगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, छोटे मोटे पत्थर हो गए या किसी का, तो उनको बोलते हैं उल्का पिंड। जब वो हमारे अर्थ के सरफेस यानी कि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जब घुसते हैं उस वायुमंडल में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है उसके अंदर जब भी घुसेंगे तो क्या है, उनमें जब घर्षण होता है ताप उनका इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो जल उठते हैं, तो वो आते आते जल जाते हैं। बहुत सारे उल्का पिंड आप देखते हैं ना, जब भी आसमान में आप कहीं तारा टूट रहा है, वो तारा नहीं टूट रहा है, वो उल्का पिंड हमारे पर वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, घुस गया। जब घुसा है तो उसके बाद उसका क्या हो गया है, वो जल गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो जल गया। तो ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर ये जलता है, तो भाई ये लेयर है आपकी मध्य मंडल। यानी कि ये क्या है, देखिए सबसे पहले क्या था, शोभ मंडल, पहली लेयर, यानी कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये आपकी पहली लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो ये जो होता है शोभ मंडल इसको बोलते हैं। सेकंड को सप्ताह मंडल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मध्य मंडल आता है। फिर क्या होता है, बाह्य मंडल और बहिः मंडल, ये हमारे लेयर है। तो जब हमारे वो मध्य मंडल के अंदर आ जाते हैं तो टेम्परेचर का इंक्रीज होता है और जल उठते हैं, तो उनको बोलते हैं तो उठता हुआ तारा। ओके, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है कि सीजन के अनुसार हम क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अप डाउन करते हैं। देखे होंगे आपने कई ट्राइब ऐसे हैं जो आपके वहाँ गायों को लेकर चराने आते होंगे, या आप अगर किसी माउंटेन एरिया में रहते हैं, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको भोटिया लोग मिले होंगे, और आप अगर जम्मू एंड कश्मीर में गद्दी लोग मिले होंगे जो ट्राइब हैं, और हिमाचल में क्या में गुज्जर बकरवाल हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सीजन के अनुसार अप डाउन करते हैं, यानी कि जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी, बर्फ़ पड़ जाएगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे प्लेन एरिया में, जब गर्मी होगी तो ये ऊपर पहाड़ों पे चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। तो ये कब होता है भाई, ये किससे जुड़ा हुआ है, देखिए पहला घर है लोगों के आगमन से, गृह की गाह के पास पास बसावट से, बसावट से कोई मतलब नहीं है। एक छोटे घर के पौधे रखने का नहीं, ये भी नहीं है। ऐसे स्थान जहाँ बस्ते विकसित नहीं, ये परमानेंट सेटलमेंट कहेंगे। तो पहला ही ऑप्शन इसमें बनता है लोगों के आवागमन से, यानी कि मूवमेंट जो पीपल करते हैं एक जगह से अप डाउन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पवने, यानी कि परमानेंट जो विंड चलती हैं उनकी ये बात करें कि शब्द ए और बी पर विचार कीजिए और सही सही चयन कीजिए। पहला कहता है ये पवने वर्ष भर लगातार नीचे दिशा में चलती हैं। पश्चिमी एंड पूर्वी पवने इनके उदाहरण, बिल्कुल जो परमानेंट होंगी, परमानेंट का मतलब है जो हमेशा बनी हुई है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो बहे जा रही है, वो एक ही डायरेक्शन में बहेंगी, उनको ही हम क्या कहेंगे, लगातार बहती रहेंगी, तभी तो परमानेंट है। तो उनको क्या कहेंगे हम, स्थायी पवने कहेंगे। और ये इनका एग्जाम्पल पश्चिम पूर्वी पवने है। बिल्कुल ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। ए और बी, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए अब ब्राज़ील के कंपोस्ट, वेनेजुएला के लानोस का क्या उदाहरण है, ये किसके उदाहरण हैं भाई। आपको जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाए तो आप वनस्पतियाँ, क्लाइमेट और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो अलग अलग रीजन को अलग अलग, जैसे एशिया में स्टेपी मिलते हैं, नीचे आप अफ्रीका की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे डाउन्स मिलते हैं, तो ये क्या है, ये अलग ग्रास लैंड है। तो इनके नाम जरूर याद हों आपको अकॉर्डिंग टू क्या है, मैं एक दिन इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो ये जो कंपास और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है, ये है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। तो ग्रास लैंड आपको मैं आप पूरी करवाऊंगा, तो उससे आपको पढ़ के जरूर जाना, तो एक दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चलिए जलवायु, क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के संबंध में विचार करने हैं भाई, ए भी दे रखा है, और आपको सही विकल्प यानी कि सही करेक्ट आंसर क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कहता है कि जो जलवायु है, जो जलवायु है उसकी ये बात कर रहा है कि भाई क्या है, कि जलवायु कैसी है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अब दो कंसेप्ट है, एक तो क्लाइमेट है, एक आपका है वेदर। तो मौसम और जलवायु, मौसम जो है वो डे बाय डे
और आवरली चेंज हो सकते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकते हैं, और वो तो पॉइंट ऑफ प्लेस में भी चेंज हो सकते हैं कि 1 किलोमीटर पहले बारिश हो रही है, 1 किलोमीटर बाद बारिश नहीं हो रही है उसी समय, सेम समय पे, ऐसा भी हो सकता है। और ये अब 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद मौसम बदल जाएगा। लेकिन जलवायु नहीं बदलती। जलवायु क्या है, ये बहुत लंबे समय का रिकॉर्ड होता है, कम से कम 30 से 35 साल का जो रिकॉर्ड होता है उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसकी क्लाइमेट क्या, कोल्ड है, हॉट है, एक्सट्रीम क्या है। तो ये जलवायु, ये पहला तो बिल्कुल है दिन प्रतिदिन नहीं, बहुत सालों का रिकॉर्ड होता है, 30 से 35 साल का कम से कम। सेकंड ये कहता है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और ऊंचावच पर निर्भर करती है, वहाँ की एल्टीट्यूड एंड रिलीफ नहीं। जलवायु आप पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जलवायु को इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर होते हैं, सिर्फ ये 2 फैक्टर ही नहीं होते हैं। इसलिए मुझे लगता है इसका आंसर दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर बनेगा आपका फोर्थ, ए और बी दोनों गलत हैं, बिल्कुल दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 39, दिए गए लक्षणों यानी कि सिम्टम दे रखे हैं, सोर्स दे रखे हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, उनको पहचानना है। तो एनर्जी के सोर्स हैं उनको हमें पहचान के बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, ये एक परंपरागत कन्वेंशनल सोर्स है, यह ऊर्जा का स्रोत निर्मुक्त होती है। जब अपक्ष तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी क्रूड ऑयल से जब सरफेस पे लाया जाता है तब ये जाके निकलती है, यानी कि क्रूड ऑयल से ही निकलती है। तो ये आपकी बनेगी बायोगैस, आपको गोबर गैस से बनती है। भूतापीय नीचे जो आपकी लेयर जो होती है नीचे से, जैसे गर्म पानी है, ठीक है ना, गर्म पानी निकलते, कई झरने निकलते हैं गर्म पानी के, उसको भूतापीय कहते हैं। मोम अलग चीज़ है, वैक्स अलग चीज़ है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वही प्राकृतिक गैस। कई बार आप आंसर ऑप्शन को काट के एलिमिनेशन के, अगर आपको पता नहीं है कि भाई मुझे तो इसका पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो आप थोड़ा लॉजिक लगा के कि साइड में कौन से ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन से क्या आपका ऑप्शन बन रहा है, तो उससे भी तो आपका प्राकृतिक गैस इसमें, नेचुरल गैस इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप 40 इसमें दे रखा है भाई, अब भारत का एक शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। हमारे क्या विश्व के बहुत सारी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो अंटार्कटिका नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे आइस ही आइस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, रहायश कोई आदमी नहीं रहता वहाँ पे, सिर्फ रिसर्च के लिए साइंटिस्ट जाते हैं। तो वहाँ सब ने अपना अपना ना एक छोटा छोटा संस्थान बना रखे, मतलब संस्थान मतलब छोटे छोटे अपना क्या कहते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। तो रिसर्च सेंटर जो हैं वो अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो हमारे जो भारत का है उसको मैत्री नाम दे रखा है, तो ये है अंटार्कटिका पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूरोप में नहीं, एशिया में, ये कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, पर यहाँ पे बर्फ़, बहुत बर्फ़ है मोटी लेयर की, तो वहाँ पे कुछ रिसर्च चलती रहती है, तो रिसर्च सेंटर को अलग नाम दे देते, तो हमारे का नाम मैत्री है, ठीक है ना। तो मैत्री कहाँ है, अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट भाई, मिनरल्स के बारे में सही नहीं है, ये सही नहीं वर्ड वाला आप ध्यान से देखा करो, क्योंकि नॉट ट्रू हमेशा हमें धोखा देता है। तो पेपर में ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ के आंसर देना है। मिनरल्स के बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है। पहला बताता है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल ये सही है भाई, क्योंकि ये मिनरल्स जो होते हैं ये नेचुरली हमें मिलते हैं, इसको बनाया नहीं। तीसरा है इनका निश्चित रासायनिक संगठन, बिल्कुल इनकी अपनी ही एक केमिकल कंपोजिशन होती है, अगर उसके छेड़छाड़ करते तो मिनरल्स चेंज हो जाते हैं। तो इनकी पहली बात तो नेचुरल मिलते हैं, दूसरी अपनी ही कंपोजिशन है, किसी के साथ मिक्स नहीं मिलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें ये तैयार होते हैं। तो इसका हम देखेंगे भाई, ये तो ये भी, हाँ ये भी ठीक है कि विभिन्न प्रकार के भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल मिलते हैं, क्योंकि वहाँ जो लॉजिकल जो एनवायरनमेंट वो अलग है, इसलिए वहाँ पे मिनरल्स अलग मिलते हैं। तो लास्ट जो ऑप्शन बनता है, ये सभी खनिज जो मिनरल्स हैं अधात्विक नॉन मेटलिक होते हैं, यानी कि कुछ मेटलिक होते हैं जो मिनरल्स हैं, कुछ नॉन मेटलिक होते हैं, नॉन मेटलिक ही नहीं होते, मतलब मेटलिक भी होते हैं कुछ, ठीक है ना। कोई आयरन कंटेंट होता है, किसी में नॉन आयरन कंटेंट होता है, उसको फेरस नॉन फेरस बोलते हैं। तो ऐसे ही धातु होती है, कई मतलब धातु कंटेंट होता है, किसी में नहीं होता। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका ये गलत है, इसका आंसर भी फोर्थ ही बनेगा, क्योंकि ये मिनरल्स के बारे में सही नहीं है। और बाकी ये मिनरल्स की ना डेफिनेशन दे रखी है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन एज ए ही एड साइंस जो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी की पुस्तक, तो उसके अंदर मिनरल्स का पूरा चैप्टर दे रखा है, और मिनरल्स की जो डेफिनेशन है ना उससे ही ये क्वेश्चन उठाया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
42 जो लिया गया है वो आपको देखते हैं। ये मैच द फ्लोइंग है, यानी कि मिलान करना है इनका। तो नर्मदा, वज्जी, गारो, पहाड़ियाँ, गंगा, घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। चलिए तो वही इसमें देखते हैं नर्मदा क्या है। इससे देखिए, आप कई बार मैच द फ्लोइंग करते हैं ना, तो आप सबसे पहले मतलब आपको नहीं आता है और गलत होने के आसार कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए जो आपको 100% आता है वो क्या है। आप 100% वाले को उठा लीजिए। अगर आपको वो मैच हो जाता है तो हो सकता है आपका पूरा आंसर ही मैच हो जाए। जैसे आप ये देख सकते हैं वज्जी, सबको पता है भाई वज्जी क्या है, आरंभिक रिपब्लिक है। अर्ली जो रिपब्लिक है वो वज्जी है। तो पहले का बी का जो आंसर बनेगा ना वो ए बनेगा। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन जो देखेंगे ना कि यहाँ पे कौन है बी का ए, ये देखिए ये दो ही हैं, यानी कि दो तो कट गए, दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, दो 2 या 3 ऑप्शन हो सकता है। फिर आप नेक्स्ट पे जाइए कि आप कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ आपको मिल सकता है। तो ई ऑप्शन देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु और सहायक नदियाँ क्या मिलेगी, आखेट नहीं मिल सकता, प्रथम नगर, देखिए प्रथम नगर हो सकता है ये। तो ई का फोर्थ देखिए, तो ई का फोर्थ ये है, तो आप इसको थर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन और भी आप मैच कर सकते हैं। इसका थर्ड पक्का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि और कहीं है नहीं। तो जो 100% है उसको आप कर लीजिए। तो वज्जी क्या है, फर्स्ट के साथ जाएगा, ए सेकंड था, बी का 1 था, ए सेकंड के साथ जाएगा। नर्मदा घाटी में क्या है, हंटिंग और गैदरिंग की जाती है, आखेट और संग्रह किया जाता है। गारो खासी जाएगा आपका फिफ्थ के साथ, तो ये बनेगा आरंभिक कृषि। गारो खासी की जो पहाड़ियाँ वहाँ पे आरंभिक कृषि की जाती थी। और डी गंगा घाटी जो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि गंगा घाटी में क्या है, लगभग 2500 वर्ष पहले के शहर वहाँ पे बसे थे। लास्ट ऑप्शन जो बताया सिंधु नायक नदियाँ, इसके प्रथम नगर, ये आपका ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित ए और बी दे रखा है जो भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए। यानी कि यहाँ पे हमारा जो इतिहास है उसके तिथि और काल के बारे में कुछ ए और बी दे रखे हैं स्टेटमेंट, उनको हमें पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ओके, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ए और बी दोनों सही हैं। अच्छा, ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, व्याख्या सही कर रहा है या ठीक नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा काल है, तिथियां और काल को दे रखा है, तो हमारा जो पीरियड है वो पीरियड हमने धर्म के आधार पे नहीं बांटा, क्योंकि हिंदू धर्म है, अगर हिंदू राजा हैं तो वहाँ पे मुस्लिम जनता भी रह सकती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए ये तो गलत होगा हमेशा। तो ए तो गलत ही है। तो ए इसमें देखेंगे आप, ए गलत है। मतलब देखो घटना वाली समस्या बिल्कुल लंबी जो समय अवधि है उसमें कोई घटना घटी है ऐतिहासिक, तो उसकी तिथि और काल विभाजन के अंतर्गत लाना एक समस्या पैदा करता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फोर्थ आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, आप 44 क्या कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। तो ये आप पढ़ते हैं, कई चित्रों में अपने आसपास के जो आसपास बदलाव का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों ने नए शौक का मजाक और तो घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। ये कई चित्रों में आसपास के बदलाव का उपहास किया गया कि आसपास का तो बदलाव उसका हंसी मजाक उड़ाया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए नए शौक का मजाक, यानी कि नए जो अंग्रेजी पसंद करने वाले लोग थे या उस कल्चर को मानने वाले थे, तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती थी और औरतों को ये कहा जाता था कि भाई आप घर से बाहर नहीं निकलोगी। और सेकंड है, राष्ट्रवादी विचारों अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल्लेखित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें क्या बताना है, दोनों सही हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन आपने इसके अंदर बताना है। तो वही ए और बी सही हैं बिल्कुल, ये ऐसा भी किया जाता था और ऐसा भी किया जाता था, लेकिन ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा ए बी दोनों सही है और इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है, भारत में आरंभिक मानवों की समझ
के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी सोर्स का मतलब है जो डायरेक्ट किसी से मिला हो, मान ली कोई घटना घटी और वहाँ पे कोई आई विटनेस है तो उसने उसके बारे में लिखा, तो उस आई विटनेस ने जो बातें लिखी डायरेक्ट वहाँ से लिखी तो उसकी क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है। किसी ने अपनी एक किताब लिखी तो किताब क्या है उसके लिए, वो अगर उससे डायरेक्ट हमने वो किताब ले लेते हैं और उससे हम जानकारी जुटाते हैं तो वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है। अगर उस किताब के बेस पे किसी ने कुछ लिखा है, कोई अखबार में निकला है तो उस अखबार को हम क्या मानेंगे, सेकेंडरी सोर्स मानेंगे। तो इसमें देख लें तो ये कह रहा है कि भाई कौन सा सोर्स प्राथमिक माना जा सकता है, यानी कि किसे हम ये कह सकते हैं कि ये तो प्राथमिक सोर्स है। तो ये कह रहा है भाई, देखिए पहले कह रहा है कांगड़ा शैली की चित्रकला। भाई ये गिरनार का शैल यानी कि रॉक जो इंस्क्रिप्शन है वो, पाद शाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की रॉक पेंटिंग। इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आ गया, क्यों होगा, क्योंकि भाई रॉक पेंटिंग डायरेक्ट लोगों के द्वारा की गई होगी, उन्होंने अपना ही जो अर्ली पीपल रहेंगे उन्होंने लिखा गया होगा, तो ये हम क्या है डायरेक्ट मानते हैं। इसमें हम अदर सोर्स से भी ले सकते हैं या ये दूसरे के द्वारा लिखा भी जा सकता है। तो इसका आंसर जो बनेगा ना वो फोर्थ बनेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। बिल्कुल ब्रिटिश काल से हमें जो पढ़ाया जाता था वो पाठशाला पाठशाला या आश्रम में पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती थी। ठीक है, वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती थी। बिल्कुल पहला तो होगा नहीं, एक निश्चित फीस लेकर ये भी नहीं होता था। साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब खेतों में काम करते हुए, बिल्कुल ये था। वार्षिक परीक्षा के माध्यम मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन ये नहीं, बाद में होता था, ये तो कंठस्थ करवाया जाता था उसमें। तो ये थर्ड इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नीचे देखे गए ए बी 18 और 19 यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय। राष्ट्र राज्य का मतलब है कि जैसे फ्रांस बन गया, जर्मनी बन गया, उसकी आइडेंटिटी बननी स्टार्ट होगी। उन्होंने कहा पहले तो ये टुकड़ों में टूटा हुआ है लेकिन बाद में एकीकरण होता है तो पूरी जर्मनी बन जाती है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्र राज्य। तो ये आपके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये वही है ए बी कौन सा सही है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन सही है। तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के, 18वीं शताब्दी तक नहीं, उसके बाद में देखना स्टार्ट हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये पहला तो गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक नहीं, 8वीं शताब्दी के बाद लोग देखना स्टार्ट कर गए। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों ने यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय अलग राष्ट्र के लिए। हाँ ये आंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि 19वीं जब शताब्दी आती है तो उसमें लोग एक दूसरे की भाषाई जो समुदाय वो ये कहने लग जाते हैं कि भाई हमारा अलग राष्ट्र होगा। तो ये इसका आंसर जो बनेगा वो फोर्थ आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट BCE से क्या तात्पर्य है, यानी कि स्टैंड फॉर BCE। BCE का मतलब है भाई बिफोर कॉमन एरा। देखिए कई लोग कहेंगे बिफोर क्रिश्चियन एरा, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई बिफोर क्रिश्चियन एरा, पहले माना जाता था बिफोर क्राइस्ट, तो ये माना जाता था, लेकिन आजकल हम क्या यूज करते हैं BCE और BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और दूसरा यूज करते हैं CE कॉमन एरा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम AD और BCE, ठीक है ना, ये हम करते थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया है। क्या बन गया है ये BCE बिफोर कॉमन एरा और CE मतलब कॉमन एरा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।